सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज स्टार्ट करते हैं अपना हिंदू एनालिसिस अपन 5 जून के लिए। राइट, आज कौन सा डे है? आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। राइट, तो इस चीज का ध्यान रखें। अगर आप कोई दूसरे एग्जाम दे रहे हैं तो डेट्स पूछ ली जाती है। राइट, अपन वैसे यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट डेज होते हैं तो अपने को पता होने चाहिए। राइट, सो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए आज अपने आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट आर्टिकल कहता है 56 फ्लैप शेल ब्लैक टर्टल्स डेड इन फायर इन प्राइवेट लैंड इन कासागोड। ये कासागोड कहाँ है? केरला में। राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आज मैं ये आपके लिए टॉपिक क्यों लेके आया हूँ? आज ये टॉपिक इसलिए लेके आया हूँ कि ब्लैक टर्टल्स, तो टर्टल्स के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है, जैसे कि रेड क्रूफ टर्टल हो गया, या टर्टल्स की सिग्निफिकेंस क्या है। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आने वाले टाइम में अगर यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछे तो अपन इजिली आंसर आउट कर पाए। राइट, जैसे कि अपन ने देखा अभी 2023 के पेपर में यूपीएससी ने कितने स्पीसीज पे क्वेश्चन पूछे हैं। तो आप देखिए कि आने वाले टाइम में वो स्पीसीज पे ध्यान दे रहे हैं। राइट, तो टर्टल एंड सिग्निफिकेंस देखते हैं अपन क्या है। द टर्टल्स आर द रेप्टाइल्स ऑफ द ऑर्डर टेस्टुडियंस। तो ये कोई ऑर्डर ध्यान नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि टर्टल्स रेप्टाइल्स होते हैं। राइट, characterized by a special bony or cartilaginous shell developed from their ribs and acting as a shield। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि वो रेप्टाइल्स होते हैं, शील्ड कैसे वर्क करती है उनके प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इट कैन रिसाइड इनसाइड वाटर और सॉल्ट वाटर। तो इफ देखिए फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों में रह सकता है। यूपीएससी प्रीलिम्स में आ जाएगा कि नहीं वो सिर्फ फ्रेश वाटर में रह सकता है या सॉल्ट वाटर में ही रहता है। राइट, वो चीज गलत हो जाएगी। टर्टल्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर टर्टल्स बाय बीइंग लैंड ड्वेलिंग। ठीक है, while many though not all other turtle species are partly aquatic। तो आप ये देखिए काफी टर्टल्स अपन देखते हैं कि जमीन पे भी आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे टर्टल्स जमीन पे आ सकते हैं। राइट, तो इस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए। टर्टल्स आर कोल्ड ब्लडेड स्पीसीज, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ह्यूमन कोल्ड ब्लडेड है या वार्म ब्लडेड है। राइट, तो आपको पता लगेगा कि आपको अपने बारे में कितना पता है। Cold-blooded species have a higher range of body temperature and move between environments to make themselves warmer or cooler। Example क्या क्या है इनके? Insects, arachnids, fish, reptiles and amphibians। ये सारे cold-blooded होते हैं। राइट, तो आपको इस चीज के बारे में ध्यान होना चाहिए। यूपीएससी डाल देगा कोल्ड ब्लडेड स्पीसीज के एग्जांपल्स दीजिए, वहां पे वो 6-7 ऑप्शन दे देगा। अगर आपको ये चीजें ध्यान होंगी कि हाँ यार हमने सर की वहां पढ़ा था कि नहीं फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, आर्किड्स, इंसेक्ट्स ये सब तो कोल्ड ब्लड एनिमल्स है, तो ये वार्म ब्लड में नहीं आएंगे, तो आप इनको हटा सकते हैं इजिली। राइट, आपको रोज बताता हूँ कि हिंदू एनालिसिस की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है, क्योंकि यहाँ से आपको आपकी प्रीलिम्स के क्वेश्चन प्रेडिक्ट करने में मदद होती है। They have a very slow metabolism and can survive without food and water for a longer time। तो ह्यूमंस कर सकते हैं क्या ऐसा? अभी के हिसाब से नहीं कर सकते, लेकिन आप देखते हैं कि काफी जने फास्टिंग वगैरह करते हैं तो वो इजिली काफी टाइम तक सरवाइव कर पाते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम तक अपन जैसे टर्टल्स कर पाते हैं वैसे नहीं कर सकते हैं। राइट, इस चीज के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में रेड क्राउन क्रूफ टर्टल कहाँ पाया जाता है। राइट, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है जेनेटिक चेंजेस पावर H5N1 वायरस स्प्रेड सेवरिटी इन एनिमल्स। तो यूपीएससी हमेशा एक वायरस के ऊपर हर साल एक क्वेश्चन पूछता है। राइट, जैसे अडीनो वायरस हो गया या कॉमन वायरस हो गया। राइट, अभी उसने आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम में वायरस को कन्वर्ट बनाया जा सकता है क्या, ये पूछा था। आप देखिए वायरस के बारे में आपको कितना इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। अगर आपको वायरस के बारे में पता है तो आप हर साल एक क्वेश्चन इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। राइट, तो अपन देख लेते हैं कि H5N1 इन्फ्लुएंजा क्या है। तो आप मुझसे पूछेंगे सर इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है क्या इसमें? तो हाँ, 2013, 14, 1990s में क्वेश्चंस एवियन इन्फ्लुएंजा पे पूछ रखे हैं, तो आने वाले टाइम में ये इसको रिपीट करने की चांसेस पूरे बनते हैं। राइट, सो एवियन इन्फ्लुएंजा or bird flu refers to disease infection with avian influenza type A virus। Infrequently, the virus can infect mammals from birds, a phenomena called spillover, and rarely can spread between mammals। तो ये बर्ड्स के अंदर स्प्रेड हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैमल्स के अंदर स्प्रेड होना थोड़ा इसके अंदर मुश्किल रह सकता है, लेकिन इन्फेक्ट जरूर कर सकता है मैमल्स को। राइट, अगर बर्ड्स कुछ उनसे कांटेक्ट में आती हैं तो। राइट, तो इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। H5N1, a subtype of avian influenza, has a potential to infect other mammals such as minks, fits, seals, domestic cats, and others।
तो कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड बर्ड्स, देयर फेसेस और इन्फेक्टेड बर्ड कैरेसेस। तो अगर इन सबसे ये कॉन्टैक्ट में आता है एवियन इन्फ्लुएंजा तो इन सबको इफेक्ट करने का पोटेंशियल रखता है, राइट। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कौन से वायरस कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं, कौन से नॉन कम्युनिकेबल है, राइट। क्योंकि आजकल यूपीएससी डिजीजेस पे काफी ध्यान दे रहा है, उनको आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि हेल्थ के हिसाब से आपको प्रीलिम्स पढ़ के जाना है, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, राइट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है आधार बेस्ड सिस्टम कैन सॉल्व द डिले इन वेजेस ऑफ मनरेगा वर्कर्स गवर्नमेंट। तो मैंने आपको आधार के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। आधार के बारे में यूपीएससी ने 2020-21 प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। तो आधार एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आधार के बारे में बेसिक आपको पता होना चाहिए, राइट। सारा तो आप पता नहीं कर सकते। फिर अपन ने मनरेगा के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन आज मनरेगा के बारे में अपन थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि मनरेगा को अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो अपन कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, राइट। सो अपन ये देखते हैं कि मनरेगा होता क्या है। मनरेगा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड, लॉन्च इन 2005 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। यूपीएससी यहाँ पे क्या गलत करेगा, अब आपको मैंने सिखा दिया है। यहाँ पे वो डाल देगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स या समथिंग, कोई मिनिस्ट्री ऑफ समथिंग एल्स, अर्बन डेवलपमेंट। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यहाँ पे आके काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट काम नहीं करती है, राइट। सो इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू गारंटी 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, टू एडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी रूरल हाउसहोल्ड विलिंग टू डू पब्लिक वर्क रिलेटेड अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। तो देखिए फाइनेंशियल ईयर आपको ध्यान देना है, यूपीएससी क्या कर देगा, कैलेंडर ईयर कर देगा, ठीक है। ये सब मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने पीवाईक्यू का पूरा एनालिसिस कर रखा है, राइट, प्रीलिम्स का। तो ये सारी की सारी चीजें आपको जानना इंपॉर्टेंट होती है कि यूपीएससी कहाँ चेंज कर सकता है। अगर आपको पहले से पता होगा कि हाँ यूपीएससी यहाँ चेंज कर सकता है तो आप उस हिसाब से एग्जाम में पढ़ के जा सकते हैं। अगर आप उस हिसाब से एग्जाम में पढ़ के जाएंगे तो आप इजीली चीजों को सॉर्ट आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि विलिंग टू द पब्लिक रेटेड अनस्किल्ड वर्क। तो अनस्किल्ड वर्क होना चाहिए। आप सोचोगे कि अनस्किल्ड क्यों, स्किल्ड क्यों नहीं? क्योंकि आप देखिए ना, अगर स्किल्स होती तो वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे होते। जिनके पास स्किल्स नहीं होती प्रॉपर, वही मोस्टली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं, ये अपन देखते हैं, राइट। चलिए आप मुझे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के बीच में डिफरेंस बताएं, क्या होता है, देखते हैं आपको कितना पता है। As of 2023, there are 15.4 करोड़ एक्टिव वर्कर्स अंडर द मनरेगा। तो ये डाटा है जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं आपके मीन्स के आंसर में कि हाँ आज के टाइम में इतने मनरेगा वर्कर्स अपने यहाँ एम्प्लॉयड हो रहे हैं। जैसे आप मनरेगा से रिलेटेड अगर कोई मीन्स में क्वेश्चन आता है तो आप इजिली ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, राइट। चलिए तो अपन अब थोड़ा सा मनरेगा की राइट्स देख लेते हैं कि मनरेगा के अंदर अपने को क्या क्या मिलता है। तो लीगल राइट टू वर्क। Unlike earlier employment guarantee schemes, the Act aims at addressing the causes of chronic poverty through a right-based framework. ठीक है, तो chronic poverty क्यों, मतलब लाइक जिसको कुछ भी काम नहीं मिला है, मतलब अगर एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गई उसको काम देने में, फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन को उनको पेमेंट पे करना पड़ेगा। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बेनिफिशियरी हैव टू बी अ वुमेन। तो आप ये देखिए कितना ठीक बात कही गई है यहाँ पे कि वुमेन का पार्टिसिपेशन आप कैसे इंक्रीज करोगे जब आप ग्रास रूट लेवल पे काम करोगे, राइट। तो आपको उस चीज के बारे में ध्यान होना चाहिए। Wages must be paid according to the statutory minimum wages specified for agriculture laborers in the state under the Minimum Wages Act 1948। तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के द्वारा मिनिमम वेजेस दी ही जानी चाहिए एग्रीकल्चर लेबरर्स को, ठीक है। एग्रीकल्चर लेबरर्स मींस लाइक जो भी लेबर्स होते हैं वहां पे ये बताया गया कि स्पेसिफाइड इतना जितना एग्रीकल्चर लेबर्स को मिलता है उतना सबको मिलना चाहिए, राइट। So demand driven scheme, the most important part of Manrega is legally backed guarantee of any rural adult to get work within 15 days of demanding it। तो मतलब अगर आपने डिमांड कराया तो 15 डेज के अंदर आपको मिल जाना चाहिए, राइट। विच एन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मस्ट बी गिवन। अगर आपको 15 डेज में वर्क नहीं मिलता 100 डेज के लिए तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। दिस डिमांड ड्रिवन स्कीम इनेबल्स द सेल्फ सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स, ठीक है। तो डिमांड ड्रिवन स्कीम क्या करती है कि हाँ भाई उस सिलेक्ट करने में लोगों को मदद करती है, राइट। Decentralized planning, there is an emphasis on strengthening the process of decentralization by giving a significant role in the पंचायती राज institution in planning and implementing the work। तो देखिए आप प्लानिंग कैसे वर्क इंपॉर्टेंस दे रहे हैं पीआरआई को। अपन जितना पीआरआई को पावर्स इन डिवोल्यूशन देंगे उतना ही अपन इनको इजिली और अच्छे से वर्क करा पाएंगे, राइट।
The act mandates Gram Sabha to recommend the works that are be undertaken by at least 50% of the works must be executed by them. तो एक्ट क्या मैंडेट करता है ग्राम सभा को कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं एटलीस्ट 50% एग्जीक्यूट किया जाएगा उनके द्वारा, राइट, मनरेगा के द्वारा। तो इस चीज के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। तो अपन देखते हैं कि अगर मनरेगा कैसे अपन को कंट्रीब्यूट करता है एसडीजी में, तो पॉवर्टी रिड्यूस करने में मदद करता है, जीरो हंगर करने में, मतलब अगर पॉवर्टी खत्म होगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, वो खाना वाना खाएंगे तो हंगर अपने आप खत्म होगा। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, लोगों के पास पैसा रहेगा तो क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, अपन ने देखा कि वुमेन को अगर ऊपर लाना है तो कैसे वो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ठीक है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, अपन देख रहे हैं कि मनरेगा का मेन गोल क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, ठीक है। ये सारी की सारी चीजों पे एसडीजीज के फोकस मनरेगा के रहते हैं। तो आप अपने आंसर्स लिखें ना तो आप डायरेक्टली डाल सकते हैं आपके कंक्लूजन में कि मनरेगा हेल्प्स टू फाइनलाइज आवर एसडीजी गोल्स इनटू अ नेक्स्ट डे अहेड, मतलब कि मनरेगा अपने को कंक्लूजन में कैसे मदद करेगा, मतलब एसडीजी में कैसे मदद करेगा, आपके कंक्लूजन रेडी एंड फॉरवर्ड मिल जाएगा आपको यहीं पे, राइट। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है इंक्रीज रेनफॉल अलोन विल नॉट हेल्प ग्राउंड वाटर रिकवरी। तो सिर्फ रेनफॉल बढ़ा देने से ग्राउंड वाटर रिकवरी नहीं बढ़ेगी, ये आर्टिकल कहता है, राइट। तो ग्राउंड वाटर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब से मैंने आपको हिंदू से स्टार्ट किया है, जब से मैं आपको हर 4th या 5th डे में ग्राउंड वाटर के बारे में बताता हूँ, राइट, कि ग्राउंड वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है और अपन इसको कितना जल्दी डिप्लीट कर रहे हैं, राइट। तो क्या बोलता है आर्टिकल, द प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर यूज फॉर इरिगेशन कैन कैंसल द बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज्ड रेनफॉल फ्रॉम वार्मिंग क्लाइमेट, consecutive years of drought can adversely affect ground water storage as well as will be less। ये सारी की सारी डाटास दिए गए हैं, इन डाटास को आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि आप अपने मीन्स के आंसर्स में कैसे यूज करेंगे, राइट। तो अपन देखते हैं कि अभी ग्राउंड वाटर कंजम्पशन का सिनेरियो क्या है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी थोड़ा सा हर दिन अपडेट करना जरूरी रहता है। इंडिया इज बाय फार द लार्जेस्ट यूज ऑफ ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड। तो अगर प्रिलिम्स में स्टेटमेंट आ जाए कि इंडिया सबसे लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टर है, तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल सही करेंगे, राइट। द ग्राउंड वाटर बोर्ड estimates that about 17% of the groundwater blocks across the country are overexploited where the rate of extraction is more than that of renewable। तो देखिए मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ कि ग्राउंड वाटर बोर्ड एस्टिमेट करता है। अब यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन आया कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी एस्टिमेट करती है। 2021 में ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा रिसेंटली। तो आप देखिए ग्राउंड वाटर को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन आपको उसके रिलेटेड बॉडीज ध्यान होनी चाहिए। हाँ भाई कितना एक्सट्रैक्ट करते हैं उतना ध्यान होना चाहिए। हाँ भाई इसका रिन्यूअल क्यों नहीं हो पा रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि द रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन इज मोर देन द रेट ऑफ रिन्यूअल। रेट ऑफ रिन्यूअल माने कि जितना वो अपने आप को वापस फिल आउट कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा अपन उससे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट। जैसे अगर वो 10% खुद फिल वापस हो जाता है, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, अपन उसका 40% निकालते हैं, तो अपन 30% एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं, राइट। तो 30% डिक्रीज होता जा रहा है आने वाले टाइम में। अकॉर्डिंग टू द सीजी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एस्टिमेट करता है, ध्यान रखें आने वाले टाइम में अगर किसी वापस इसको रिपीट करता है कि अथॉरिटी करती है तो वो गलत हो जाएगा, राइट। विद 230 BCM billion cubic meters of groundwater drawn out each year for irrigating agricultural land in India, many parts of the country are experiencing rapid depletion of groundwater। देखिए सिंपल सी बात है, आज अपने यहाँ जो पंजाब और हरियाणा में जो भी इरिगेशन जो भी क्रॉप्स ग्रो होती है लाइक राइस वगैरह या समथिंग जो भी, वो सारी की सारी ग्राउंड वाटर इरिगेशन से होती है। तो आप ही देखिए अगर ग्राउंड वाटर डिप्लीट होगा तो आने वाले टाइम में इरिगेशन कैसे होगा, मतलब कि क्रॉप्स कैसे उगाए जाएंगी। तो इससे क्या होगा, डायरेक्टली अपन लीड करेंगे फूड सिक्योरिटी पे, राइट, कि फूड की इनसिक्योरिटी रहेगी। फूड की इनसिक्योरिटी रहेगी तो क्या होगा, लोगों के पास खाना कम होगा। तो सिंपल सी बात है अगर ये सब बढ़ेगा उससे क्या प्रॉब्लम आती है, लॉ एंड ऑर्डर की एटलास्ट। तो आप ये देखिए कि सही सही चीजें लिंक होती है। जब भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आप एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से लिंक कैसे कर पा रहे हैं। अगर आप उसको लिंक नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप अगर उसको होलसेल में पढ़ते रहेंगे तो ऐसे काफी टॉपिक्स हैं आप नहीं पढ़ पाएंगे, राइट। तो उस चीज का ध्यान रखें और अपनी प्रिपरेशन को एक डायमेंशन दें, ठीक है। डायमेंशन भी दे सकते हैं या एक डायरेक्शन दें। द टोटल एस्टिमेटेड ग्राउंड वाटर डिप्लेशन इन इंडिया इज अबाउट 199 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। तो आप ये देखिए ये डेटा को आप डायरेक्टली मीन्स में यूज करेंगे अपने इंट्रो में, ठीक है। द एग्रीकल्चर सेक्टर यूजेस 89% ऑफ द ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन व्हाइल 11% इज यूज्ड बाय द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। तो एग्रीकल्चर सेक्टर कितना यूज करता है, 89% ग्राउंड वाटर यूज करता है आप देखिए इरिगेशन के लिए, जबकि 11% सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए है। तो अपन बोलते हैं कि अपन को इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है तो उनको अपने को पानी देना पड़ेगा,
लेकिन अपने यहाँ सारा पानी तो इरिगेशन उसमें चले जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उसको अपन कैसे कम कर सकते हैं अपने को वो देखना है। एट द स्टेट लेवल इन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज मोर देन 100%। तो आप ये देखिए, तो आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है, ये एरियाज में आने वाली है, राइट। तो आपको इस चीज के बारे में ध्यान होना चाहिए। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि आप मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कहाँ हो रहा है, सबसे ज्यादा जल्दी प्रॉब्लम कहाँ आएगी, तो आप बता सकते हैं, राइट। सब रेडी मिल रहा है आपको यहाँ पे, बस आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन के उसको कैसे यूज करना है वो ध्यान देना है, राइट। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है बटरफ्लाइज। तो बटरफ्लाइज आर अपन मतलब लाइक बटरफ्लाइज, मैं आपके टॉपिक पे लेके आऊँ, पहले ये बताता हूँ आपको। तो बटरफ्लाइज के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है और ये एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज है अपने लिए। तो मैंने आपको बताया था कि स्पीसीज के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो जो भी स्पीसीज न्यूज में आएगी अपन उसको कवर डेली करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो अपन देखते हैं आज बटरफ्लाइज के बारे में अपन क्या जानेंगे। बटरफ्लाइज आर इंसेक्ट्स फ्रॉम द ऑर्डर लेपिडरा ऑफ phylum Arthropoda, which also includes moth. Adult butterflies have large, often brightly colored wings and conspicuous fluttering flight. तो ये थोड़ा सा इनके बारे में बताया गया है, इतना आपको ध्यान नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं ये, जो कि रिच बायोडाइवर्सिटी करती है। कैसे? द अबंडेंस ऑफ butterflies, sorry guys, the abundance of butterflies in any area represent rich biodiversity। ठीक है, जितनी ज्यादा बटरफ्लाइज होगी उतनी ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी उस एरिया में होगी, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखें। इट इज इंडिकेटर स्पीसीज। तो इंडिकेटर स्पीसीज कैसे है? द बटरफ्लाइज एक्ट्स एज एन इंडिकेटर स्पीसीज। इंडिकेटर स्पीसीज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द ओवरऑल कंडीशन ऑफ द इकोसिस्टम and of other species in that ecosystem that reflect the quality and changes in the environmental condition as well as the aspects of community composition। तो ये इंडिकेटर स्पीसीज क्या करती है, वहाँ की इंफॉर्मेशन देती है इकोसिस्टम के बारे में कि वहाँ का जो होलसम एरिया है वो कैसे वर्क कर रहा है, वहाँ पे अगर कुछ इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है तो वो क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, मतलब ओवरऑल हेल्थ। जैसे अपन को पता पड़ जाता है ना कि यार अपनी सांस फूल रही है, मतलब अपने को अस्थमा हो सकता है, तो वैसे ही वहाँ पे अगर बटरफ्लाइज अगर अबंडेंस में नहीं पाई जा रही है, मतलब कि वहाँ पे इकोसिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, राइट। तो अपने को ये पता पड़ जाता है। इट एक्ट्स एज अ पॉलिनेटर बाय हेल्पिंग इन पॉलिनेशन कंजर्विंग सेवरल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। तो देखिए, एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जो पॉलिनेट करता है वो कौन करता है? बटरफ्लाई करती है, राइट। तो ये डायरेक्टली अपने को मदद करती है, तो इस चीज के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। ये सारी की सारी इंडिकेटर स्पीसीज, रिच बायोडाइवर्सिटी, पॉलिनेटर, ये अगर आपको रात को पूछ लिया जाए ना कि बटरफ्लाई क्या करती है, तो आपको ये बताना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है रिनाउंड सीट ऑफ तमिल लैंग्वेज एंड द कल्चर। तो सेनेगल, आपने सबने देखा होगा कि कितना न्यूज में चल रहा है अभी, राइट। तो उससे रिलेटेड न्यूज थी, तो देखते हैं वो क्या बोलता है। सेनेगल इज प्रोफाउंड इन मीनिंग डिराइव्ड फ्रॉम द तमिल वर्ड सेमी, इट मींस राइटिशनेस। इट वाज मेड ऑफ गोल्ड और सिल्वर एंड वाज ऑफ्टन डेकोरेटेड विद प्रीशियस स्टोन्स। तो ये देखिए, सेमाई तमिल वर्ड राइटिशनेस, तो ये डायरेक्टली आपके मीनिंग्स में पूछ लिया, प्रीलिम्स में पूछ लिया जाएगा, ध्यान रखें। A Senegal scripture was carried by emperors. A Senegal scripture was carried by emperors on ceremonial occasions and used to represent their authority. तो सेनेगल क्या करता था? उनकी ऑथोरिटी रिप्रेजेंट करने के लिए एक चीज थी। It was associated with Chola Empire, one of the longest ruling and the most influential dynasties in South India. तो देखिए, किससे एसोसिएटेड था? चोला एम्पायर। लेंस में क्या क्वेश्चन बनेगा कि मौर्यन एम्पायर से एसोसिएटेड था? तो नहीं, आपको बताना है कि चोला एम्पायर से एसोसिएटेड था, राइट। तो अपन आज इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। द चोलास रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा एंड श्रीलंका फ्रॉम द 9 to 13 सेंचुरी सी। तो आपको इसका टाइम ड्यूरेशन ध्यान होना चाहिए और इन्होंने कहाँ कहाँ रूल किया था ये ध्यान होना चाहिए। दे वर नोन फॉर देयर मिलिट्री प्रोग्रेस, मैरीटाइम ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, कल्चरल पैट्रोनेज एंड टेम्पल आर्किटेक्चर। तो चोलास किसके लिए जाने जाते थे? तो आपको इस चीज के बारे में ध्यान होना चाहिए। चोलास के ऊपर काफी टाइम से क्वेश्चन नहीं आया है, आने वाले टाइम में इनमें से क्वेश्चन जरूर बनेंगे और सेनेगल एक बिल्कुल परफेक्ट चीज है जिसके रिलेटेड क्वेश्चन बनाएगा। तो चोलास हैज अ ट्रेडिशन ऑफ हैंडलिंग ओवर द सिंगल स्क्रिप्चर्स और वन किंग टू अनदर एज अ मार्क ऑफ सक्सेशन एंड द लेजिटिमेसी। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया कि ऑथोरिटी को वो बताता है, तो बिल्कुल एक जन से दूसरा जना आएगा तो उसको दिया जाएगा, राइट। द सेरेमनी वाज यूजुअली परफॉर्म बाय अ हाई प्रीस्ट और अ गुरु who blessed the new king and conferred him with the Senegal। बिल्कुल सही बात है।
लेकिन अपने यहाँ पे इंस्टॉल क्यों किया गया न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में? तो आफ्टर रिसीविंग द सिंगल स्क्रिप्चर in 1947, नेहरू kept it, जवाहरलाल नेहरू, our prime minister, kept it at his residence in Delhi for some time. ठीक है, he then decided to donate it to the Anand Bhavan Museum in Allahabad, Prayagraj, his ancestral home. Right, the museum was established by his father Motilal Nehru in 1930 to preserve the history and legacy of India's freedom movement. तो देखिए उनके फादर्स के द्वारा प्रिजर्व किया गया था ये, ठीक है, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के द्वारा. इट वॉज प्लेस्ड नियर द स्पीकर्स, मतलब इट विल बी प्लेस्ड, ठीक है, तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में प्लेस किया जाएगा, किसमें? स्पीकर सीट के पास में, अकम्पनीड बाय प्लेक दैट विल एक्सप्लेन्स इट्स एक्सटेंडिंग एंड मीनिंग. ठीक है, तो एक ये लाइक जैसे स्पीकर की सीट है उनके पास ये दिया जाएगा, उसके बाद एक वो दिया जाएगा जिसकी बताया जाएगा कि इसकी हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस क्या है. राइट, तो ये ऑथोरिटी को डेडिकेट करने के लिए रहेगा. राइट, तो इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई. ये आने वाले 2000 प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें. राइट, सो अपन ऐसे ही मिलते रहेंगे और एडिटोरियल्स के साथ.